Assalamu alaikum. So today we are going to discuss the three documentaries about bankers. ये BBC की documentaries थी on bankers. This is all about the 2011 financial crisis, जो कि basically LIBOR scandal और different scandals थे in the United Kingdom. तो उसके ऊपर हम अभी डिस्कस कर लेंगे. Let's begin with the 2008 financial crisis, जो कि 2008 के अंदर अमेरिका से स्टार्ट होता है, लीमन ब्रदर्स से. So that will give you a context कि किस तरह की सिचुएशन थी उस टाइम पे, मार्केट में रिस्क क्यों ज्यादा थे, why were people so afraid. और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये स्कैंडल सामने आए तो people were much more afraid क्योंकि ऐसा भी हो रहा है. So things start when everything is going well. तो अमेरिका के अंदर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मॉर्गेज है ये कैसे काम कर रहा होता है. ठीक है, what happens is, let's suppose ये अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि दो सिटीज हैं, जैसे कि let's suppose we'll take लॉस एंजलिस. ठीक है, there a lot of rich people in Los Angeles. ठीक है, you get this idea कि almost everyone in Los Angeles owns 3 cars, so you get they are very rich. तो लॉस एंजलिस के बैंक्स में अच्छे खासे पैसे होंगे, फाइन. लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोगों को लोन की जरूरत नहीं पड़ती because they are already rich, so most of them do not actually take a loan, and the bank wants to lend out money जो उनके पास बैंक में पड़ी है, because बैंक ने भी इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर और उसने उसके ऊपर कुछ अर्न भी करना है, तो उसे वो सारे लेंड करने पड़ेंगे. लेकिन इतने ज्यादा बोरोवर्स उस सिटी के अंदर या उस विसिनिटी में अवेलेबल नहीं है. एंड देन कम्स इन अनदर सिटी, ये नियर बाय नेबरिंग सिटी है. इस सिटी के अंदर द इशू इज के लोग लोन लेना चाहते हैं, दे आर नॉट वेरी रिच, बट लोग अपना घर बनाना है, मॉर्गेज करना चाह रहे हैं, या कार लेना, कोई भी चीज लेना चाहते हैं, उसके लिए वो लोन लेना चाहते हैं. बट बिकॉज उस एरिया के अंदर पीपल डू नॉट हैव मच मनी, तो बैंक के अंदर भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो बैंक एक सर्टेन अमाउंट तक लोन देता है, लेकिन उसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बैंक्स टू गिव आउट मोर लोन्स. अब यहाँ पर आप एक सिचुएशन देखते हैं, एक तरफ लोग तैयार हैं बोरो करने के लिए, लेकिन उनको लेंड करने के लिए कोई नहीं है. दूसरी तरफ बोरो करने वाला कोई नहीं है और लेंड करने वाले के पास पैसे पड़े हैं बैंक के पास. सो अब ये एक गैप है ना, इसको ब्रिज किया जा सकता है अगर ये पैसे जो एक्स्ट्रा पड़े हैं एक लॉस एंजलिस के बैंक के अंदर, ये दूसरी टाउन बी के अंदर शिफ्ट कर दिए जाएं. ठीक है, तो इसका एक तरीका है जिसके थ्रू हम इनको इजिली मूव कर सकते हैं. तो हम जो लेट्स सपोज जैसे कि मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी ने एक लोन लिया है, उसके साथ उसने एक घर परचेज कर लिया है, तो उसका हम वो घर मॉर्गेज कर लेते होते हैं. तो यूजुअली वो मॉर्गेज का घर जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट बाय इटसेल्फ सेलेबल नहीं है, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है. इट इज मोर लाइक व्हाट वी कैन से इट इज कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, हर कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होगा, हर किसी के अंदर रिस्क डिफरेंट होगा, हर बंदा डिफरेंट होगा, उसकी क्रेडिट रेटिंग डिफरेंट होगी, ऑल दोज एस्पेक्ट्स. तो इसको दूसरे किसी जगह पर बेचने के लिए स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है कि एक स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी बन जाए. जैसे शेयर होता है, सबको पता है ये शेयर है, ये चीज है. तो एक जो इसका तरीका होता है, इसको हम कहते हैं सीडीओ, कोलेटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन, कि डेट के अगेंस्ट जो ऑब्लिगेशन है उसको हम कोलेटरलाइज करके उसका एक सॉर्ट ऑफ बॉक्स बना लेते हैं, जिसके अंदर 3 सेपरेट स्लाइसेस होंगे. एक वो जो बिल्कुल सेफ है, ठीक है, जिनका पता है, जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जिनका पता है कि ये लोग यूजुअली पे कर देंगे लोन वापस इनको, और फिर इंश्योर करवाने के साथ ये हो जाता है कि इनको AAA रेटिंग मिल जाती है. दैट मींस द सेफेस्ट एज कैन बी. अगर वो नहीं भी दे सके तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी. देन कम्स इन द सेकंड वन, क्योंकि ये सेफेस्ट होते हैं, इसके पर इंटरेस्ट कम मिलता है. ठीक है, 1% रफली 2%. लेकिन जब इसके अलावा जो लोग जरा रिस्की होते हैं, कंपैरेटिवली मॉडरेटली रिस्की, तो उनको फिर जरा रिस्की एक मीडियम स्लाइस के तौर पर ट्रीट किया जाता है. जो सेफ स्लाइस है वो इन्वेस्टर्स ले लेते हैं, जो ये मीडियम स्लाइस है ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स ले लेते हैं, बिकॉज वो जरा हायर साइड के ऊपर अर्न करना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने जो पैसे बोरो किए हुए उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट भी पे करना है. तो अगर ज्यादा उन्हें मिलेगा तो उसमें से कुछ वो अपने पास रख के बाकी पे कर देंगे. तो मॉडरेट वाला बोल लेते हैं, वो हाई रिस्क की तरफ वो भी नहीं जाते, बिकॉज देन इट वुड बी वेरी रिस्की फॉर देम. और तीसरे वो होते हैं जो सबसे हाईली रिस्की होते हैं,
इनका पता नहीं पेमेंट आए ना आए। अब होता ऐसे है कि जब भी पैसे आते हैं, ये जितने भी मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, इनको हम काफी सारे को इकट्ठा करके डिब्बे में बंद कर देते हैं, उसके ये 3 स्लाइड्स बना देते हैं, और इनको अब जब हमने डिफरेंट लोगों को भेजना है, अब जैसे पैसे आएंगे सबसे पहले सेफ वालों की पेमेंट होगी, फिर और पैसे हुए तो मीडियम वालों की पेमेंट हो जाएगी, अगर और कुछ बचे हुए तो रिस्की वालों की पेमेंट होगी, ये जितने बचेंगे वो रिस्की वालों की पेमेंट हो जाएगी। इसको ऐसे समझ ले जैसे कि आपने पानी डालना शुरू किया, तो ऊपर वाली ट्रे जब भर जाएगी तभी ओवरफ्लो करके वो दूसरी ट्रे में पैसे जाएंगे, ठीक है। जब वो ट्रे भर जाएगी तब ओवरफ्लो करके थर्ड वाली में चले जाएंगे, जितने बचेंगे वो थर्ड तक पहुंचने हैं, ठीक है। इसलिए ये रिस्की है। जब रिस्की है इसके पर रिटर्न भी हाई होता है, 8-10% के करीब ना ये हाई रिटर्न दे रहा होगा। अब ये लेते हैं हेज फंड्स, जिनको रिस्की एसेट्स चाहिए होते हैं, उन्होंने कुछ सेफ रखे होते हैं, कुछ मॉडरेट रखे होते हैं, अब कुछ उन्होंने रिस्की भी रखने होते हैं ताकि हायर रिटर्न मिल सके। तो रिस्की इस तरह के एसेट्स जो होते हैं इनको हेज फंड्स वगैरह और इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ले लेती हैं। सो पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, अब इनको ये स्लाइसेस बेच दिए जाते हैं, ठीक है, सीडीओ बनाकर इन्हीं मॉर्गेजेस का। तो जो टाउन बी है उसने अपनी मॉर्गेजेस का सीडीओ बना, कलेक्टर्स डेट ऑब्लिगेशन बनाया और इन तरह आगे बेच दिया लॉस एंजलिस के अंदर इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को, सबको। तो उनके पास पैसे फिर से फ्री हो गए ना। लेट्स सपोज टाउन बी के अंदर सिर्फ 100 लोन्स देने की गुंजाइश थी, जब वो 100 लोन्स उन्होंने दे दिए, मॉर्गेजेस कर दी, तो अब उनके पास और ऑप्शन नहीं थी और लोन लेकिन अभी भी 100 लोग और लेना चाहते हैं, वो भी घर खरीदना चाहते हैं। तो व्हाट दे डू इज उस 100 का सीडीओ बनाया, उसको ऐसे ब्रेकअप किया, और लॉस एंजलिस में लोग खरीदना चाहते हैं तो एक एक्सचेंज के थ्रू वहां जाकर बेच दिए। अब क्योंकि स्टैंडर्डाइज हो गया ना, एक स्टैंडर्डाइज पैकेट है, जो जो लेना चाहता है वो वही चीज ले सकता है आराम से। इट्स नॉट नो लॉन्गर अ मॉर्गेज। अब इस तरह भी नहीं है कि मॉर्गेज वाले ने वहां जाकर उनको पेमेंट करनी है या उसको कोई और सिस्टम है, यहीं पर ऑटोमेटिकली उसने अपने बैंक को ही पेमेंट करते रहना है और उसके हिसाब से सारा सिस्टम चलता रहेगा। अब लॉस एंजलिस वालों ने जब ये 100 खरीद ली आपसे मॉर्गेजेस, तो इनके पास फिर 100 के पैसे आ गए, अब ये और 100 को लैंड आउट कर सकते हैं और अपनी, क्योंकि हर बार जब बेच रहे हैं तो उसके अंदर फीस वगैरह चार्ज कर लेते, कुछ अपना हिस्सा रख लेते हैं, तो इनका भी कुछ ना कुछ बन जाता है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। अब 2008 में जो सिचुएशन बनी है ये इस वजह से बनी है कि बैंकर्स ने देखा, क्योंकि रेगुलेशन कम हो गई थी, अमेरिका वाज बिजी इन दीज वॉर्स, तो पॉलिटिशियंस का ज्यादा फोकस अपने बैंक्स में था नहीं और बहुत ज्यादा उन्होंने उसको फोकस भी नहीं किया था, रेगुलेट भी नहीं किया हुआ था। बैंकर्स ने सोचा कि यार जितने लोग क्वालिफाई करते हैं, अब यूजुअली आप लोन लेने जाएंगे घर लेने के लिए तो देखेंगे कि आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी सैलरी पूरी है, इतनी सैलरी आती है कि आप लोन पे कर सकें इजीली। अब जो लोग पे कर सकते हैं वो सारे ले लेते हैं लोन और उनको घर भी मिल जाता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बहुत बूम कर रही है, घरों की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं, बड़ी हाई प्राइसेस के ऊपर हैं, और बैंक भी लोन देते जा रहे हैं, घर लोग लेते जा रहे हैं। तो जितने लोग रिस्पॉन्सिबल थे, ले सकते थे, वो सब तो घर ले चुके हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो घर लेना चाहते हैं लेकिन उनका पता है कि ये पेमेंट नहीं कर सकेंगे, उनके साथ इश्यूज हैं, वो इररिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन बैंक ये सोचता है कि हमने तो पैसे बनाने, तो क्या फर्क पड़ता है, इनको लोन दे देते हैं, क्या हो जाएगा, मतलब वो पेमेंट नहीं करेंगे, क्या हो, घर फोरफिट हो जाएगा, हम फोरक्लोजर के फोर सेल का बोर्ड लगाएंगे, दैट्स इट। घर तो हमेशा से महंगे होते आए हैं, तो अगर आज घर 3 लाख का है कल 4 लाख का हो जाएगा तो हमें तो फायदा ही होगा, फिर भी हमें कौन सा नुकसान होने लगा है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। उन्होंने रिलैक्स कर दिया, कोई प्रूफ ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप आए और लोन ले लें। क्योंकि बैंक से पैसे बना रहे थे, आगे उसका सीडीओ बनाकर भी पैसे बना रहे थे, पीछे जो एजेंट है वो भी कमीशन ले जाता था अपना, रियल एस्टेट जो उसका एजेंट होता था जो ये बैंक के साथ डील करवाता था, सारे हैप्पी हैं, लोगों को घर मिल रहा है। तो अब इन्होंने इस तरह के सब प्राइम जो लोग पे कर सकते थे, रिस्पॉन्सिबल थे, लेट्स सपोज किसी की सैलरी अगर $10,000 पाउंड है या डॉलर है, तो वो कम से कम $1,000-2,000 की मॉर्गेज पे कर सकता है इन अ मंथ, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे प्राइम मॉर्गेजेस। लेकिन जब इन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की कि हम प्राइम की जगह सब प्राइम को देना शुरू कर देते हैं, घर तो महंगे ही होते जा रहे हैं, हम तो बेच लेंगे घर, हमारे पैसे बन जाएंगे, तो ये थी सब प्राइम मॉर्गेजेस, ठीक है। ये अनरिस्पॉन्सिबल लोग थे, इन्हें पता नहीं था, इन्होंने सैलरी अगर इनकी आ रही है $1,000, तो अगर उसमें से $600 उन्होंने लेट सपोज उसकी मॉर्गेज ही पे कर देनी है, तो पीछे तो उसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। सो अगेन
वो 2-4 महीने, 6 महीने, कोई साल तक, कोई 1.5-2 साल तक पे कर लेगा। एंड ऑफ द डे अपनी सेविंग से इधर उधर से निकाल के वो मॉर्गेज पे तो कर देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये लोग मॉर्गेज को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। जैसे ही ये अपनी पेमेंट को स्टॉप करेंगे, बैंक फोरक्लोजर का बोर्ड लगाएगा और फॉर सेल लगा देगा घर को। तो उनका कोई इशू नहीं है, हम बेचेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये जैसे हमने अभी ट्रे वाला डिस्कस किया था, तो सारे जब इतने सारे लोन दिए तो सबके पैसे आ रहे हैं महीने बाद, सेफ होके और इसकी स्लैश भरते हैं, आगे पेमेंट हो जाती है। अब एक घर वाले ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक ने कहा नो प्रॉब्लम, उसको फोरक्लोज लगाया, रिस्क वाले के अंदर उसके पैसे ना गए और उसके ऊपर लगा दिया कि जी ये फॉर सेल है, किसी ने लेना है तो ले ले। ठीक है, इसी तरह से और टाइम चलता रहा, एक और ने पेमेंट देनी बंद कर दी, उसके ऊपर भी फोरक्लोज कर दिया और उसके आगे भी फॉर सेल का बोर्ड लगा दिए। आहिस्ता आहिस्ता से करते करते कई लोगों ने, जो कि सब प्राइम मॉर्गेजेस थी, उन्होंने कहा कि जी हम तो पेमेंट नहीं कर सकते, तो बैंक ने उन सबके घरों के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया हुआ है। अब रिस्की स्लाइस के अंदर कम पैसे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है वो ये कि वो जो घर हैं वो बिक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो प्राइम जो थे, जो ले सकते थे, उनके पास ऑलरेडी घर है। ये तो सब प्राइम थे जो नहीं ले सकते थे, इनको भी हमने घर दे दिए थे ऑन लोन, ऑन मॉर्गेज। तो ये घर अब लेगा कौन? दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन फैक्ट हुआ ये कि घरों की प्राइस बढ़ने की बजाय गिरने लग गई। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस कैसे तय होगी? डिमांड एंड सप्लाई से। सप्लाई बढ़ती जा रही है हर महीने, हर महीने कोई फोरफिट कर जाता है, मकान फॉर सेल लग जाता है। तो अब पता चला जी एक मोहल्ले के अंदर 10 में से 5 मकान फॉर सेल लगे हुए, लेने वाला कोई भी नहीं है। व्हाट वुड यू डू देन? फॉर सेल लगे पड़े हैं। तो डेफिनेटली अब क्योंकि सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट नहीं कर रहे किसी भी पॉइंट के ऊपर, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, डिमांड है ही नहीं उस चीज की, तो अब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो कोई प्राइस भी नहीं तय हो रही, तो प्राइस गिरती जा रही है घरों की बड़े रैपिडली। अब नो प्रॉब्लम, बैंक फिर भी फॉर सेल का बोर्ड लगाया हुआ है, तो चलें, शायद कुछ ना कुछ पैसे रिकवर हो सकते हो, लेकिन पहले उसके लिए मकान का बिकना जरूरी है। ऐसे प्राइस गिरते गिरते जो लोग अपनी पेमेंट कर रहे थे प्राइम मॉर्गेजेस, उन्होंने देखा कि ठहरो यार 1 मिनट, मैं इस घर के लिए जो मैंने लिया हुआ है $4 लाख की मॉर्गेज पे कर रहा हूं, जबकि ये मेरा बिल्कुल साथ वाला घर जो है ये आज $80,000 में मुझे मिल सकता है। मेरा दिमाग खराब है कि मैं $4 लाख का घर लूं। सीधी सी बात है ना, सेम मकान, लेट्स सपोज सेम डेवलपर ने बनाया, बिल्कुल सेम, और मजे की बात मैं आज इसे फॉरफिट कर दूं, मैं आज पेमेंट ना करूं, बैंकों को भी मैं नहीं पेमेंट करता, फॉरफिट कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसी मकान को $80,000 में खरीद सकता हूं। मैं क्यों $40,000, मैं क्यों $4 लाख के अंदर खरीदूं? गेट द आइडिया कि प्राइस इतनी ज्यादा कम हो चुकी है, बबल बस्ट हो गया, जितने घर बिक रहे थे कि जी बहुत रैपिडली बिक रहे हैं, महंगे से महंगा होकर वो बिक रहे थे, अब $80,000 का है घर। अब यहां पर इशू, व्हाट डिड दे डू? उन्होंने कहा जी कि हमारा दिमाग नहीं खराब, थैंक यू, हम पे कर सकते हैं, हमने नहीं करना, हम भी घर छोड़ के जा रहे हैं। अब सेफ वालों की भी पेमेंट नहीं आ रही, यू सी दिस। और ये था वो क्राइसिस ऑफ क्रेडिट कि सेफ वाले भी, और उसने नया भी घर क्यों नहीं खरीदा कि शायद और कम हो जाए प्राइस, तो थोड़ा सा वेट करके ले लेते हैं। तो अगेन प्राइसेस गिरती जा रही हैं और पेमेंट आ नहीं रही। और मजे की बात, अब ये बैंकर ने भी ये रखे हुए अपने पास, दूसरे बैंक ने रखे हुए, पेंशन फंड के अंदर भी डाले हुए हैं, हज फंड में भी डाले हुए हैं, इन्वेस्टर्स ने भी लिए हुए हैं, पैसे आ नहीं रहे। जब ये बात ओपन हुई तो सबने कहा कि ओहो हम तो तबाह हो गए, हमारे इतने लॉसेस हो गए, हमारे इतने लॉसेस हो गए, हमारे इतने लॉसेस हो गए। तो दिस वाज द क्राइसिस ऑफ क्रेडिट, कि वो साइकिल में फ्लो करती है, और जब उनके लॉसेस हुए तो डेफिनेटली, जैसे पेंशन फंड है तो इसके अंदर आम बंदे ने पैसे रखे हुए थे ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंक से उसके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट पैसे रखे हुए थे अपने, ठीक है। इसी तरह से जो ये हेज फंड है इसके अंदर लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उनको वो कॉल करके बताते हैं भी तुम्हारे पैसे डूब गए, बाय। तो वो एक साइकिल में पूरा क्राइसिस चल रहा होता है, ठीक है। इकोनॉमी एक साइकिल है पूरा प्रॉपर,
एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और वो पूरा साइकिल चल रहा होता है। ये था सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। यूजुअली जब बैंक जो होते हैं ये बेसिकली क्योंकि कर ये रहे होते हैं कि ये पैसे लेते हैं उधार पे, ठीक है, लोगों से भी लेते हैं और ये बोरो भी करते हैं, चाहे फेडरल रिजर्व दे दे, कोई और दे दे, कम रेट पे बोरो करना है, ज्यादा रेट के ऊपर लैंड कर देना है आगे। टोटल ये काम है बैंक का। तो जब इन्होंने देखा कि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो चुका है, तो इन्होंने फेडरल रिजर्व से पैसे बोरो करने शुरू कर दिए कि इतने बिलियन उधार दे दो, इतने बिलियन उधार दे दो, क्योंकि बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। और हायर के ऊपर उसको इंटरेस्ट कर दिया कि जिसके ऊपर ज्यादा आएगा तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा, पैसे भी उनके लग रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको एक एग्जांपल से समझाओ तो ये होती है फाइनेंशियल लेवरेज। इससे हमें बेनिफिट बहुत होता है। लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन who bought a box for $10,000. अब इसी बॉक्स को वो $11,000 का बेच सकता है आगे, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? $1,000 का, ठीक है। अब अगर वो बैंक के पास जाए और 9,990,000 और डॉलर ले ले, बोरो कर ले, ठीक है, अब उससे जाकर वो 1,000 डब्बे खरीदे और उनको 11,000 रुपए के हिसाब से बेच दे। गेट द आइडिया? इसमें से जो प्रॉफिट हुआ है तकरीबन 1 मिलियन समझ लें, ठीक है। अब मिलियन अंदाजन है क्योंकि इसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर मिलियन का भी है या 100,000 का भी है, उसमें से वो अपने 10,000 निकाले इनिशियल जो उसने अपने पास से लिए थे, और वो जो बैंक को 10,000 लेट सपोज इंटरेस्ट देना है बैंक को इसके ऊपर ही, जो पैसे उसे बैंक से बोरो किए तो उसके ऊपर 10,000 इंटरेस्ट देना है। फिर भी उसके पास अगर हम इसको $1,00,000 भी लें, ठीक है, जो कि मैं शायद कम ले रहा हूं, आई थिंक ये $10,00,000 होगा, ठीक है, तो भी उसके पास अच्छी खासी रकम बचे। पहले उसका 1,000 रुपया बच रहा था, अब उसके पास अगर मैं $1,00,000 भी ले लेता हूं तो भी उसके पास $80,000 बच जाता है। So leverage turns good deals into great deals because आप किसी और के पैसे से बिजनेस कर रहे होते हैं और उसके ऊपर पैसे कमा रहे होते हैं। इसके ऊपर मैं सादा से एक एग्जांपल देता हूं कि एक बिजनेस है 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है। आपने सारे पैसे 10 लाख अपने लगाए और वो बिजनेस शुरू कर दिया और साल बाद उसके ऊपर आपको मिला 1,00,000 रुपए प्रॉफिट। एक और बिजनेस है उसके अंदर आपने भी सेम यही बिजनेस है, ठीक है, इसके अंदर आपने 50% अपने पैसे लगे, 50% बैंक से ले लिए, ठीक है, 5 लाख आपके, 5 लाख बैंक के। अब जब प्रॉफिट आया लेट सपोज 90,000, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी पे करना है और वो टैक्स डिडक्शन वगैरह सब होने के बाद 90,000 का प्रॉफिट आया, तो कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा सूटेबल है? क्यों? उसके अंदर हमने 10 लाख लगाया, टोटल 10 लाख, इसके अंदर हमारा 5 लाख। यस, ये भी तो देखे ना कि हमारी इन्वेस्टमेंट हाफ हो गई है। अगर इसको एक्चुअल टर्म्स में देखें तो देखने में तो ऐसा लग रहा है ना 1,00,000 और 90,000, ओहो यार 90,000 में तो नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर उसको एक्चुअल टर्म्स में देखें तो उस 10 लाख रुपए से आप ये 2 यूनिट लगा सकते हैं, तो ये 90,000 को भी डबल कर दें लेट सपोज, ठीक है, तो वहां आपको 1,00,000 मिल रहा था, यहाँ 180 मिल रहा है। ये बेनिफिट क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि जिसके पैसे लगे हुए हैं बैंक इन दिस केस, वो कहता है मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे एक सेफ पेमेंट चाहिए, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, यस प्लीज, एक सेफ पेमेंट चाहिए, मुझे रिस्क नहीं इन्वॉल्व चाहिए। बिल्ले लॉस हो जाएगा तो लॉस भी तो बेयर करना पड़ेगा ना फिर प्रॉफिट के साथ। तो वो ये कहता है कि नहीं, मुझे सेफ रिटर्न देना, तुमने मेरे पैसे वापस करने और इतने % मुझे दे देने बस, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो क्योंकि बिजनेस रिस्क ले रहा है, इन्वेस्टर रिस्क ले रहा है कि अगर प्रॉफिट ना हुआ, लॉस हुआ, बैंक को तो उसने फिर भी देने, इसलिए बैंक अपने 50,000 के ऊपर, अपने 5 लाख के ऊपर कमाए हुए 50,000 में से अगर सिर्फ 10,000 लेकर साइड पे हो जाते हैं तो जो बाकी 40,000 बच गया है ये इक्विटी का पार्ट बन जाता है। इसीलिए उसके 5 लाख में जो 50,000 कमाया था प्लस दिस 40,000, ये सारी इसकी सिचुएशन है।
अब आ जाते हैं बीबीसी बैंकर्स के ऊपर। 2011 के अंदर लंदन में एक्चुअली एक बेसिकली बैंकर ने, बड़े बैंकर ने ब्लूमबर्ग के ऊपर या आई थिंक किसी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए पहली बार एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम कुछ अरसे से लाइबोर की मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इससे पहले से ये बात चल रही थी, कई बार जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास आई भी थी, लेकिन उनका कहना था कि जी हमें समझ नहीं आती कि कोई लाइबोर को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। लाइबोर इज द इंटरबैंक, द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इसको बनाने का तरीका समझा दूं तो आपको शायद ये ज्यादा बेटर समझ आ जाए। होता ये था, ये दो बहुत पुरानी है, आई डोंट नो कि कब लाइबोर स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब ही ये सिस्टम डेवलप हो गया था कि लंदन के उस वक्त के 16 सबसे बड़े बैंक ये कोई दिन तय कर लेते कि इस के दिन के इस टाइम के ऊपर हम डेली ये रेट कोट किया करेंगे जिस रेट के ऊपर हम एक दूसरे को पैसे देने को तैयार हैं। बैंक्स आपस में एक दूसरे, इसलिए इसको इंटर बैंक कहते हैं कि बैंक्स आपस में एक दूसरे को लैंड करने के लिए ये रेट चार्ज करेंगे। वो अपना अपना रेट कोड कर देते हैं, उन 16 को अरेंज किया जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे मर्जी कर लें, टॉप 4 भी निकाल देते हैं, बॉटम 4 भी निकाल देते हैं। 16 दिन 8 बज गए, जो 8 बज जाते हैं उनकी एवरेज ले ली जाती है, ये लाइबोर बन जाता है। और अब इस लाइबोर की बेसिस के ऊपर सारी दुनिया के कर्जों की ट्रांजैक्शन, क्योंकि आज इंटरेस्ट जो है वो फ्लोटिंग रेट पे चार्ज होता है, तो वो जैसे कि इंटरेस्ट होता है लाइबोर प्लस समथिंग, ठीक है, तो लाइबोर में ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा और वो आपका इंटरेस्ट रेट बन जाता है। सारी दुनिया यूज कर रही है। अब जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके पास अक्सर न्यूज पहुंच जाती होती है कि कुछ हो रहा है, कोई मसला है, कोई गड़बड़ है, तो बहुत अरसे से जर्नलिस्ट को ये न्यूज जा रही थी कि जी लाइबोर मैनिपुलेट हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि लाइबोर कैसे मैनिपुलेट हो सकता है। कोई भी अपना रेट बढ़ाएगा नहीं, लेट्स सपोज कम भी करते हैं, कम क्यों करेंगे? कम करेंगे इन द केस जब उन्हें पेमेंट करनी है, कि बैंक ने कर्जा लिया हुआ था, उसको वापस देने का टाइम आ गया, तो वो चाहेंगे कम इंटरेस्ट रेट हो ताकि कम पैसे देने पड़े, और जब बैंक ने पेमेंट लेनी है तब वो चाहेगा कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट ताकि ज्यादा पैसे मिले। ठीक है, इसको भी समझा देता हूँ अभी। बस पाकिस्तान ने अपना एक डेवलप किया, क्योंकि हमारे पास लाइबोर चल नहीं सकता। लाइबोर होगा 3%, 2%, 1%, हमारे पास तो आमतौर पे 10-15% होता है। ठीक है, भाई लंदन एक्चुअली एक शहर है ब्रिटेन का, ठीक है। अब उस शहर के, क्योंकि वहां पर ये सिस्टम डेवलप हुआ जिस दौर में, तब लंदन एक मेजर हब था, वहीं पर स्टार्ट हो, जैसे अब कराची स्टॉक एक्सचेंज थी, इसी तरह से एक जमाने में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज थी, तो उन्होंने आज तक उसका नाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने उसको कोई यूनाइटेड स्टेट्स स्टॉक एक्सचेंज नहीं कर दिया। शिकागो स्टॉक एक्सचेंज शिकागो रहेगी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज रहेगी। तो वो जिस शहर में होती थी उस शहर के नाम के साथ उसको डेवलप कर लेते थे। तो उस दौर में ये जब डेवलप हुआ तब लंदन के अंदर सारे मेजर बैंक्स की ब्रांचेस होती थी, हेड ऑफिस होते थे, तो उन्हीं की बेसिस के ऊपर उन्होंने लाइबोर का नाम दे दिया। इसी तरह से कराची में हमारे पास तमाम मेजर बैंक के हेड ऑफिस होते हैं, तो उन्होंने काइबोर का नाम दे दिया, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, उन्होंने पाकिस्तान इंटरबैंक ऑफर्ड रेट नहीं कहा हुआ उसको। गेट द आइडिया? तो उसकी बेसिस के ऊपर उसको नेम किया गया सिर्फ। अब इसका कराची का भी सेम ही है मेथड। यहाँ मेरा ख्याल है 14 बैंक्स हैं, तो टॉप 4 बॉटम 4 निकालकर 6 बैंक्स का टोटल ले लिया जाता है एवरेज रेट, तो वो आपका काइबोर बन जाता है। हाँ, इंटरेस्टिंग। बेसिकली गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट बैंक वगैरह हो गई, ये तो इंटरेस्ट वगैरह देते नहीं है, सच को इनकी डीलिंग बहुत ज्यादा होती नहीं है इस मामले में, ठीक है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान वालों में गवर्नमेंट बैंक्स है, लेकिन यूजुअली यूके में तो अब गवर्नमेंट बैंक्स एज सच है नहीं, उन्होंने तकरीबन अपना ज्यादातर सिस्टम प्राइवेटाइज किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लंदन के सबसे बड़े 16 बैंक उस दौर के हैं, तो ये प्राइवेट बैंक्स ही होंगे, ठीक है। जो इसमें से कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं वो तो प्राइवेट ही है, जिनको अभी तक फाइन हुए, जिनका मैंने लास्ट देखा था, ठीक है। सो दीज आर ऑल प्राइवेट। जो लास्ट मैंने आखिरी भी देखा था वो भी प्राइवेट बैंक था, उसको फाइन हुआ था
सो सारे प्राइवेट ही है मेरा ख्याल है। अब लंदन का सिस्टम बड़ा डिफरेंट था, वो इन पे बिलीव करते थे। उन्होंने कभी, रेगुलेटर ने, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, जैसे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उनका, जैसे हमारा स्टेट बैंक है उनका बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसने कभी इनको रेगुलेट नहीं किया कि ये जो लाइबोर का रेट कोट करते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा, इतने सालों से चल रहा है, बना हुआ है, कभी कोई मसला नहीं। मैं बता दे रहा हूँ कि जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जी हमें खबर मिली है, ये हम इसको स्टडी भी करते हैं, लेकिन तो हमें समझ ही नहीं आती कि ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई भी बैंक रेट को मैनिपुलेट कर ले। अब वो रेट को मैनिपुलेट करना क्यों चाहेंगे, रेट को तब्दील क्यों करना चाहेंगे, इससे बैंकर्स को क्या फायदा? सादा सी बात है ना, बैंकर को क्या मिलेगा? सिर्फ एक बेसिस पॉइंट से अगर वो रेट को मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाए। एक बेसिस पॉइंट क्या होता है? 0.001%। आमतौर पर हम देखें ना 1%, 10%, ठीक है, 0.001% इज अ बेसिस पॉइंट, ठीक है। अगर इसके साथ भी वो मैनिपुलेशन के अंदर कामयाब हो जाए इस लेवल के ऊपर भी, तो फर्क क्या पड़ता है? लेट्स सपोज 10 अरब की एक ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर अब बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव करना है। अगर उसने अपना लाइबोर 1% भी बढ़ा दिया, एक बेसिस पॉइंट, सिर्फ एक बेसिस पॉइंट, नॉट अ परसेंट, 0.001%, तो ये तकरीबन बन जाता है 10 अरब का 10, एक में से हो जाए 1 अरब हो जाता है, और फिर 100,000, 100 मिलियन, 0.1% पे आ गया 100 मिलियन। सो ओके, उससे भी कम तो 100,000, $1,00,000 या 1,00,000 पाउंड, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से, सिर्फ 0.001% लाइबोर को शिफ्ट करने से वो कमा सकते हैं। अब इस तरह पैसे तो बहुत बनते हैं, जल्दी जल्दी पैसे बनाने का आसान तरीका है, लेकिन वो कहता है कि जी ये हमें समझ भी तो है ना कि ये आखिर कर कैसे सकते हैं। जो रेट बढ़ाएगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ाए हुए रेट वालों में चला जाएगा, या जो रेट घटाएगा वो घटाए वालों में चला जाएगा, वो डिलीट हो जाएंगे 4-4, एवरेज तो बाकी 8 की हो जाएगी। कोई अगर ज्यादा दे रहा होगा तो जितना वो ज्यादा करेगा उसको, क्योंकि उसको अगर ज्यादा भी इतना करना होगा कि कम से कम एक बेसिस पॉइंट के लिए 18 बैंक्स हैं जिसमें से 8 की एवरेज निकलनी है, कम से कम भी से 8 बेसिस पॉइंट्स अबव देना होगा अपना कोड। तो कहते हैं इस तरह से लोग अगर ज्यादा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हायर के अंदर चला जाएगा, हायर वाले कट जाएंगे 4, सबसे लोएस्ट वाले और सबसे हाईएस्ट वाले 4-4 कट जाने। तो वो कैसे इंश्योर करेगा बैंक कि वो मिडिल में ही रहे? हमें समझ नहीं आती थी, इसलिए हमने इसको ज्यादा फॉलो भी नहीं किया, ये पॉसिबल नहीं लगता। इसीलिए ये सिस्टम काम कर रहा था बड़े सालों से, 300 साल, 200-300 साल से काम चल रहा है सिस्टम के ऊपर। सो देयर वंडरिंग, तो एक दिन उसने जब एक्सेप्ट किया तो वो भी एक्सेप्ट उसने इसके बाद किया कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जब एविडेंस आ चुके थे कि हाँ ये वाकई मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन वगैरह के थ्रू पता चला कि लाइबोर को कोई एक बैंक मैनिपुलेट नहीं कर रहा था। शुरू एक से हुआ था, लेकिन इसने आहिस्ता आहिस्ता सातों को आपस में मिला लिया, और अब कई बैंक मिलकर लाइबोर मैनिपुलेट कर रहे थे, और इसके सबूत मिले। फिर इतना ओपनली मैनिपुलेट कर रहे थे कि एक बैंक ने, लेट्स सपोज, एक बैंक को अगर चाहिए हायर रेट, वो उसका जो उसके डेस्क पर बैठा था ट्रेडर, वो दूसरे को कॉल करके कहता था यार अगर कल के लिए तुम अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा दो, अपना बेसिस पॉइंट इतने बढ़ा दो, तो हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी डील है, उसके अंदर हमारा बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं गोल्फ की गेम के ऊपर वीकेंड पे बताऊंगा क्या सारी सिचुएशन है, बस कल के लिए मुझे चाहिए कि तुम अपना ना लाइबोर का रेट बढ़ा दो, हाई बॉलिंग कर दो, लो बॉलिंग कर दो, लो बॉलिंग का मतलब घटा दो, हाई बॉलिंग का मतलब बढ़ा दो। अब इससे होता यह था कि क्योंकि सिर्फ एक बैंक नहीं है, कई बैंक ज्यादा रेट दे रहे हैं, तो वो सब के सब फिर डिलीट नहीं हो सकते, तो उनमें से कोई ना कोई मिड रेंज में रह जाता था, वो ऑटोमेटिकली रेट इफेक्ट हो जाता था। सो दिस इज हाउ दे वर डूइंग इट। और जब पता चला था कि कई बैंक्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बहुत ज्यादा फाइन भी किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अच्छे खासे फाइन्स, बेस्ड ऑन के कितने सालों से ये कर रहे थे, तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इनका निकला है, जिसके अंदर पता चला कि ये यहाँ से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो उन सारे सालों से जिसने जितने ज्यादा साल मैनिपुलेट किया था उसको उतना बड़ा फाइन पे करना पड़ा, ठीक है। दैट वाज द लाइबोर।
स्कैंडल। तो उसके बाद से अब जरा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो भी इसके ऊपर विजिलेंट है। अब ये सुनने में बड़ी आसान सी बात लग रही है कि लाइबोर को मैनिपुलेट कर लिया, लेकिन इफ यू इमेजिन द इम्प्लीकेशंस, दुनिया में मेजर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इसके अलावा और कोई है नहीं। कोई न्यूयॉर्क, कोई यूएसए का नहीं है स्टैंडर्ड, कोई ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड नहीं है। तमाम ही लाइबोर प्लस समथिंग को यूज करते हैं। तो अगर लाइबोर मैनिपुलेट होता है तो दुनिया के अंदर करोड़ों कर्जों के ऊपर पेमेंट चेंज हो जाएगी। करोड़ों के ऊपर कर्जे जो लिए हुए लोगों ने, सारी अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अब इन सब के जो परसेंटेज ये पे करें इंटरेस्ट की, वो गलत हो जाती है। इसलिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस था कि ये तो पूरी वर्ल्ड डिपेंड करती है लाइबोर के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, एक और जो इसके अंदर सिचुएशन थी वो ये थी कि एक इन्वेस्टर था, ठीक है, ये बेसिकली गोल्डमैन सैचेस में काम करता था बंदा। गोल्डमैन सैचेस को एक बार ना लॉस होने वाला था। गोल्डमैन सैचेस अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक है, सुपर मैसिव बैंक है। तो इसने कुछ उसके अंदर स्ट्रेटजी ऐसी लगाई कि ना वो लॉस हुआ नहीं। तो तब से इसको ऐसा लगने लग गया कि जी आई एम इनविंसिबल, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं तो गोल्डमैन सैचेस के लॉस को, जो सब कहते कि लॉस हो जाएगा, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया था। एंड सीम्स वैलिड। और बंदे को इस तरह से ना ओवर कॉन्फिडेंट बंदा होने लग जाता है इस तरह की चीजों के साथ कि अच्छा मैंने ये बचाया था ना, बस देख लो, फिर मैंने तो ये कर दिया। क्योंकि ब्रेन पॉजिटिव्स को याद रखता है, नेगेटिव्स को भूल जाता है, ठीक है। अब इस बंदे ने सोचा कि ओके, इसको ना एक्चुअली डिफरेंट लोग हायर कर लेते थे कि अब तुम हमारी कंपनी में आ जाओ। तो इसको ना एक बेसिकली ब्रोकरेज फर्म थी जिसने हायर किया, ठीक है। वो ब्रोकरेज जो फर्म थी उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे पड़े थे, लोगों के पैसे पड़े थे बेसिकली। तो क्योंकि जो फालतू पड़े थे उसको इन्वेस्ट कर लेते, कुछ उससे हम कमाएं, ठीक है। तो 4 बिलियन के इसने यूरो बॉन्ड ले लिए। अब यूरो बॉन्ड उन कंट्रीज के लिए जो कि बड़ी रिस्की थी, क्योंकि ये 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस में तो कई कंट्रीज बैंकरप्ट हो गई थी। तो उसने ग्रीस और इस तरह की कंट्रीज के यूरो बॉन्ड लिए जिनके बैंकरप्ट होने का चांस ज्यादा था, मतलब कि वो अपना लोन पे ना कर सके, ठीक है। लेकिन उनके लिए ही क्यों? चलें, आपके पास एक ऑप्शन है। मैं आपसे कहता हूं आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करें, जहां पर आपको हम लेट्स सपोज 1 लाख लगाने के ऊपर ना 10,000 रुपए देंगे साल बाद, लेकिन 50-50 चांस है कि ये 10,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपनी बी है। अगर आप कंपनी बी में इन्वेस्ट करते हैं तो चांस ये है 70% ऑफ टाइम्स आपके पैसे नहीं मिलेंगे, 30% ऑफ टाइम चांस ये है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, मिलेगा 10,000 ही उसी 1 लाख को लगाने पर। तो आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे या बी में करेंगे? बी के अंदर 70% चांस है कि पैसे नहीं मिलेंगे, ए में करेंगे। अगर बी मेरी कंपनी है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में पैसे लगाएं, तो मैं क्या कर सकता हूं? डेफिनेटली मैं अपना रिस्क तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपना रिटर्न ज्यादा ऑफर कर सकता हूँ। रिस्क ज्यादा है ना, मैं ज्यादा रिटर्न दूंगा। तो मैं सपोज कर सकता हूँ कि 10,000 की जगह मैं आपको 20,000 दूंगा, 25,000 दूंगा, तब लोग मेरे पास पैसे रखवाएंगे, ठीक है। अब रिस्की जो इसने बॉन्ड्स लिए थे उसके अंदर भी ये था कि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हाई था। रिस्की तो थे लेकिन इंटरेस्ट भी हाई दे रहे थे वो, फिर साथ ही तो इनकम अच्छी हो जानी थी। लेकिन मार्केट में ये न्यूज फैल गई कि इन्होंने तो यूरो बॉन्ड लिए हुए, तो पैसे डूब जाएंगे हमारे। जैसा ही सिचुएशन के अंदर अक्सर होता है, लोग पहुंच गए इनके पास कि भाई हमारे पैसे दो भी, हमें नहीं पता इन्होंने हमारे पैसे गलत इन्वेस्ट किए हुए, हमारे पैसे डूब गए तो हमारा क्या होगा, ठीक है। 4 बिलियन के बॉन्ड जो यूरो बॉन्ड्स थे वो इन्होंने 2 बिलियन में बेचे। 2 बिलियन का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ा। अब उसमें हुआ क्या, वही बॉन्ड जिसने खरीदे थे उसके वो सारे पैसे वापस आ गए। किसी कंपनी ने, किसी कंट्री ने, किसी ने भी बैंकरप्सी नहीं की, किसी ने भी पेमेंट करने से इनकार नहीं किया। उसके 4 पूरे हो गए, इनको 2 का नुकसान हो गया। अब ऑल्दो ये लुक्स लाइक कि हाँ जी ये तो गलत, उसने डिसीजन तो सही किया था, लेकिन यहाँ पे एक लेसन टू लर्न है कि रिस्क की परसेप्शन जो है वो ज्यादा डेंजरस होती है रिस्क इटसेल्फ है। अभी पैसे डूबे नहीं थे, नुकसान हुआ नहीं था, लोग पैनिक में आ गए। डिसीजन उसका गलत लगता नहीं है जब फाइनल रिजल्ट देखें आप,
लेकिन उसने रिस्क बहुत बड़ा लिया था, और क्योंकि लोगों के अंदर परसेप्शन चली गई कि ओहो हो ये तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, तो उन्हें इतना बड़ा लॉस बेयर करना पड़ा जो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस शायद उन्हें बेयर ना करना पड़ता। ठीक है, इसी तरह से इस दौरान एक स्कैंडल आया था जिसे हम कहते हैं लंदन वेल ट्रेड्स। वेल ट्रेड्स, इनको इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत मैसिव अमाउंट है। मैं अभी 10 अरब की एग्जांपल दी कि अरबों रुपए, अरबों डॉलर, अरबों पाउंड्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। हो क्या रही होती है ट्रांजैक्शन? डेरिवेटिव्स की मैंने अभी तक आपको डिटेल में बताया नहीं है। तो बेसिकली डेरिवेटिव इज अ टाइप जिसके थ्रू आप हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग मतलब अपने रिस्क को लिमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जी फ्यूचर में मुझे इस चीज को परचेज या सेल करने के अंदर इतना रिस्क हो सकता है कि प्राइस लेट सपोज मुझे नुकसान भी हो सकता है 10 लाख का, मुझे 10 लाख का मुनाफा भी हो सकता है। आप कहते हैं यार ये बहुत रिस्की है, मुझे 10 लाख का मुनाफा तो हो सकता है लेकिन 10 लाख का लॉस हो गया तो इशू है ना। आप कहते हैं इसको मैं हेज करना चाहता हूं, मैं अपने लॉस को लिमिट करना चाहता हूं कि 2 लाख से ज्यादा का मुझे लॉस ना हो। ठीक है, तो आप उसके लिए डेरिवेटिव्स यूज कर लेते हैं। अब डेरिवेटिव्स के थ्रू, अब डेरिवेटिव्स को फिलहाल मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन यू जस्ट टेक इट एज के ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे तो ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अब डेरिवेटिव एज अ टूल जिसके थ्रू आप अपना रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं कि आपको वो प्राइस की फ्लक्चुएशन ना पड़े जितनी आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन हाँ प्रॉफिट भी लिमिट हो जाएगा, एक सर्टेन लिमिट तक प्रॉफिट भी चला जाएगा आपका। अब जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका पर्पस तो ये है कि जी आपके जो लॉसेस हैं वो ज्यादा ना हो। लेकिन लोगों ने देखा यार ठीक है, अब डेरिवेटिव एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। ये एक ऐसा एसेट है जो अपनी वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव करता है, इसके अंदर इंटरनल कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको डेरिवेटिव कहते हैं, डिराइव कर रहा है अपनी वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ गंदम की डील कर लेता हूँ कि भाई मुझे ना 6 महीने बाद गंदम चाहिए, लेकिन आज मेरे पास पैसे भी नहीं है तो उसको परचेज करने के, तो मैं 6 महीने बाद परचेज करूंगा। मैं आज ही उसकी प्राइस तय कर लेता हूँ आपके साथ। 6 महीने बाद मुझे लग रहा है कि गंदम जो हो जाएगी 10,000 रुपये मन हो जाएगी। इस वक्त मार्केट में चल रही है 7,000 रुपये मन। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यार 6 महीने बाद जब लूंगा, इस वक्त पैसे भी नहीं है और फिर अभी पेमेंट करके गंदम रखूं कहाँ, स्टोरेज का खर्चा सारा। ठीक है, तो मैं 6 महीने बाद लेना चाहता हूं, लेकिन प्राइस मैं आज के करीब की लेना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता, हो सकता है कि कम भी हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ज्यादा हो जाए, और मुझे शक ये हो रहा है कि प्राइस बढ़ेगी किसी भी वजह से, तो मुझे लगा 10,000 क्रॉस कर जाएगी। एक और बंदा है लेट्स सपोज, उसको गंदम बेचनी है। ठीक है, 6 महीने बाद उससे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बाद गंदम की प्राइस कम हो जाएगी, शायद 5,000 हो जाए या शायद 5-7 हजार के करीब ही रहे, ये इससे ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है। तो वो प्रेफर कर रहा है कि मैं भी जरा महंगी अभी अभी के रेट के हिसाब से बेच लूं, क्योंकि फिर ये सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों का एग्रीमेंट हो जाता है। वो कहता है जी मैं 6 महीने बाद तुम्हें गंदम दूंगा 8,000 रुपए मन के हिसाब से। मैं कहता हूँ जी ठीक है मैं लूंगा। अब मेरा रिस्क लिमिट हो गया है, मुझे लॉस जो होगा वो 7 से 8 तक का तो हो सकता है, 10 का नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अब मुझे प्रॉफिट भी नहीं 10 वाला हो सकता। गेट दी आइडिया कि अगर वो कम होती है, प्राइस 5 तक चली जाती है, तो मुझे प्रॉफिट। मैंने 8 लाख के ऊपर अपनी प्राइस लॉक कर दी हुई है, सॉरी 8,000 के ऊपर, 8,000 के ऊपर अपनी प्राइस लॉक कर दी हुई है। यू गेट दी आइडिया। इस वजह से अब मेरा लॉस लिमिटेड है। अब 6 महीने बाद होता क्या है, लेट सपोज 6 महीने बाद मार्केट में प्राइस हो गई है 10,000। ठीक है, तो अब जिससे मैंने एग्रीमेंट किया था वो कहेगा कि जनाब आपने मुझसे गंदम कही थी, हमने जो था वो 8,000 का रेट तय किया था। ठीक है, तो 8,000 के ऊपर और इतने मन। ठीक है, तो जनाब इस वक्त मार्केट में गंदम है 10,000 रुपए की, ये आपने जो मुझे 8,000 देने थे वो ना दें, वो अपने पास रखें, ये 2,000 अपने पास रखें, और
जाके मार्केट से 10,000 रुपए की गंदम खरीद लें, ठीक है। तो जो अमाउंट का डिफरेंस होगा वो पे होगा। चीज कभी एक्सचेंज होती ही नहीं है, सिरे से ही एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली अगर ये प्राइस हो जाती, लेट्स सपोज 5,000 हो जाती, ठीक है। अगर 5,000 हो जाती, इन दैट केस वो कहता कि जनाब देखिए मार्केट में इस वक्त जो गंदम है ये 5,000 रुपए की है, आपने मुझे 8,000 पे करने, आप एक काम करें, आप मुझे 3,000 रुपए पर टन पे कर दें और बाकी के पैसे अपने पास रखें, उससे जाके मार्केट से गंदम खरीद लें। तो वो लॉस भी मेरा, यू सी के वो उसी की वजह से मेरा लॉस भी हो गया, मैंने लेकिन मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। वो उस अमाउंट से ज्यादा मुझे प्राइस पे करने का रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। इसमें चीज एक्सचेंज नहीं होती, जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। कम मुझे तो भी वही पे करता है, नहीं बढ़ने के ऊपर तो जो सेलर था, हाँ सेलर सेलर पे करा था इस केस के अंदर, और घटने के ऊपर बायर को नुकसान हो रहा था, ठीक है। डील ये हुई ना कि मैं बेचूंगा और अगर प्राइस बढ़ गई है तो वो कहता जी ठीक है 8,000 में तय हुई थी, 2,000 ऊपर पर मन में आपको दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये होता है कि वो प्राइस कम हो जाती है तो वो कहता है जी कि आपने मुझे 8,000 देना था इसका, इस वक्त मार्केट में गंदम 5,000 रुपये मन है, ठीक है, मैंने आपको गंदम प्रोवाइड करनी थी 5,000 रुपये मन वाली, आप एक काम करें 3,000 पर मन मुझे दे दें और मार्केट से जाके बाकी बचे हुए 5,000 पर मन से गंदम खरीद लें, ठीक है ना। दोनों तरफ की ट्रांजेक्शन हुई है। अब मैंने डेरिवेटिव्स क्यों टच किया था, इसमें कुछ बताना था आपको, किसके लिए, या अब क्योंकि ये जो टूल है ये बेसिकली तो है हेजिंग का टूल, लेकिन होता ये है समटाइम्स कि एक टूल जो अच्छा है उसको हम नेगेटिवली भी यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ठीक है, अब अगर मैं लाइसेंस लेकर गाड़ी चलाना सीख कर तमाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके गाड़ी चलाता हूं तो ठीक है ना, गाड़ी यूजफुल चीज है, मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ना ड्राइविंग लाइसेंस लेता हूं, ना मैं ड्राइविंग के रूल्स सीखता हूं सारे, ठीक है, और मैं रूल्स को फॉलो किए बगैर सड़क के ऊपर अजीब अजीब तरीकों से गाड़ी चला रहा हूं, कभी बहुत तेज, कभी स्लिप होती जा रही है, कभी गाड़ी क्या हो रहा है, कभी कहां जा रही है, तो क्या कसूर गाड़ी का है या ड्राइवर का है, ड्राइवर का ना। गाड़ी एज एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट बैड। तो डेरिवेटिव को भी बदनाम कर देने के इससे बहुत लॉस होता है, लोग इसके ऊपर गैम्बलिंग करते हैं, दैट इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन। एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसका पर्पस अच्छा था, लोग उसको गलत तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। इट्स अप टू अस ना कि हम किसी चीज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो एक जैसे कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं सबका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट होता ही है, ठीक है। तो हम उसको पॉजिटिवली यूज करेंगे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, नेगेटिवली यूज करेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इन दिस केस हुआ यही कि लोगों ने देखा यार इसमें पैसे भी बन सकते हैं ना, हमें क्या जरूरत पड़ी, अभी मुझे नहीं कोई इस चीज से ताल्लुक, मैं तो सिर्फ ये गेस कर रहा हूं कि कल को ऐसा होगा, अगर मेरा गेस सही हो जाता है तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो लोगों ने इस तरह से गैम्बल करना शुरू कर दिए, बिल्कुल तुक्के लगाना, बिल्कुल अंदाजे लगाना। फॉर एग्जाम्पल के इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, इकोनॉमी के हालात बुरे होंगे, उसकी बेसिस के ऊपर अंदाजे लगाया, अच्छा इससे ये होगा, इससे ये होगा, उस तरह के उन्होंने बेट्स लगा दी। अब अगर तो इकोनॉमी नीचे की तरफ जाएगी तो वो चीजें पूरी होंगी तो उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर इकोनॉमी नीचे नहीं जाती तो वो चीजें नहीं पूरी होंगी, फिर उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये है सबसे बड़ा इशू इस केस के अंदर। जैसे कि इन्होंने इन्वेस्ट किया था अमेरिकन एयरलाइंस के ऊपर, लेट्स सपोज कि ये ना डूब जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, वो वाकई बैंकरप्ट हो गई, तो उसके शेयर बिल्कुल सस्ते हो गए, तो इन्होंने जो डील की थी वो अच्छी हो गई, बहुत पैसे बने बैंकर्स के, वो बड़े खुश। अब इसी तरह से ये करते जा रहे थे, गैमलिंग कर करके पैसे कमाते, क्योंकि इसके अंदर पैसे बहुत बन रहे हैं। अगर आपका गेस ठीक हो गया ना कि फ्यूचर में ये होने वाला है
तो पैसे बहुत बड़े, सारे बैंकर बड़े खुश हैं, सब कहेंगे ओहो जबरदस्त पैसे बनवाए यार तुमने। लेकिन आखिरकार कब तक कोई बंदा गैम्बलिंग करता रहेगा? कभी ना कभी तो हारेगा ना। आपने कभी देखा है कि कोई गैम्बलर जो है वो बड़ा ही मतलब कैसीनो से या कहीं से पैसे लेकर निकला हो? कोई जीतेगा भी ना, वो कहेगा यार अच्छा मैंने 10,000 रुपये लेकर आया था, मैंने 10 लाख बना लिया उसका, एक गेम और हो जाए इस 10 लाख को मैं 10 करोड़ बना लूं बस, फिर नहीं खेलूंगा। जैसे इसका मैंने नहीं सुना हुआ। ओके सही, राइट, सही है, ठीक है, वो उसके ऊपर हमने मतलब के इसके पर डे के हिसाब से पे करते हैं, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। गुड। तो आवाम ने ना उसके अंदर पैसे लगाना शुरू कर दिए, फिर घर के बर्तन बेच के लोग लगा दिए, लाखों लगा दिए, ठीक है, एंड में वो उसके अंदर देखा अब भी उसका जो रिजल्ट है वो लाइक गोल्ड, बिटकॉइन, यूएस, इस तरह से वो चल रहा है उसका नेटवर्क का। अब मुझे बेच नहीं सकता, हाँ उसके बाद मुझे रिजल्ट पड़े। सही। खरीदे कितने के थे? तो मैंने तो 20,000 के लिए, ठीक है, पहले 11,000 निकाल चुका, ठीक है, बाकी मतलब 9,000 मेरा पड़ा था। वो बेसिक थी उसके ऊपर जो मतलब जो मुझे मिल रहे थे वो भी बढ़े, सही है, वो कोई 3,000 मतलब पड़े। हाँ ओके सही, ठीक है। अच्छा वो एक डिफरेंट चीज है, मैं इसलिए समझना चाह रहा था कि ये कहीं ताकि वो आप मिक्स ना कर लें। यहाँ तो हम टोटल गैम्बल कर रहे हैं ना, ठीक है, गैम्बल वहां भी हो रही है, लेकिन आप किसी चीज के ऊपर कर रहे हैं, आपके पास वो चीज आई है, ठीक है। अब जैसे लोगों ने बिटकॉइन भी तो एक गैम्बल ही थी ना, बिटकॉइन जब स्टार्ट किए, चलेगा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेंगी नहीं, आज भी ये गैम्बल है फिलहाल भी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेंगी नहीं करेंगी, कोई गवर्नमेंट जरा अच्छा सिग्नल दे देती है, कोई कंपनी अच्छा सिग्नल दे देती है, ऊपर चला जाता है, कहीं से नेगेटिव सिग्नल आता है नीचे चला जाता है, ठीक है ना। ये एक डिफरेंट चीज है, जिसका मैं कह रहा हूँ प्योर गैम्बल है, मतलब बिल्कुल बगैर किसी सोचे समझे कि यार अच्छा इसके अंदर अगर इस तरफ इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है फ्यूचर में इकोनॉमी नीचे की तरफ जाएगी, हमने उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया, कल को इकोनॉमी नहीं जाती नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाती है, हमारा इन्वेस्ट नीचे को जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पैसे डूब जाएंगे, अगर इकोनॉमी वाकई ऊपर को चली जाती है हमारे पैसे बन जाएंगे, या जी ये कंपनी बैंकरप्ट होगी, ये कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी, इसकी प्राइस बढ़ेगी, इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। जैसे क्रिकेट में बैटिंग करते हैं जी, इस बॉल के ऊपर जी ये छक्का मारेगा, टोटल ये इतने रन बनाएगा, ये मैच इस तरह होगा, तो इस तरह जैसे क्रिकेट में बैटिंग होती है उस तरह की एक बैटिंग कर रहे होते हैं। अब इस केस के अंदर यूजुअली पीपल स्टार्ट टू लूज, आपके कुछ हैंड अच्छे चले गए, कुछ चीजें आप जीत गए कि हाँ जी आपने जो सोचा था वैसे ही हुआ है, अब आस्ते आस्ते पैसे डूबने शुरू हुए, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिलियंस ऑफ पाउंड्स हैं, तो जब डूबते हैं तो भी बड़े अच्छे डूब जाते हैं, गेट दिस आइडिया। तो ये इतने लाखों करोड़ों जो पाउंड्स और डॉलर की होते हैं, इसलिए इसको कहा गया लंदन वेल ट्रेड्स, ह्यूज ट्रेड, बहुत ह्यूज है, इस वजह से इनको लंदन वेल ट्रेड्स कहा गया। अब इस केस में जब पैसे डूबने शुरू तो मसले बने गए कि यार अब क्या करें। तो एक बैंक ने ना, वो जो अपना इन्वेस्टर था जो गाइड करता था उनको, बंदा, उसको बुलाया कि भाई समझाओ इसे कि इसका अब क्या किया जाए, ये पैसे डूब जाएंगे हमारे, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी की तुमने प्रेडिक्ट की थी बुरी होगी, इकोनॉमी अच्छी हो रही है। उसने प्रेजेंटेशन दी, इनको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लें और फिर इसको यूं कन्वर्ट करके इस तरह कन्वर्ट करके अगर आप यूं कर लेंगे तो ये पैसे आपके बच जाएंगे, इसमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। उस जो ये मीटिंग थी, प्रेजेंटेशन थी, इसके अंदर एक ना फाइनेंशियल रिपोर्टर बैठी थी, वो कहती है कि जी मैं 10-11 साल हो गए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही हूँ, ये ब्लूमबर्ग वगैरह डिफरेंट चैनल होते हैं ना, कहती है जी उस बंदे ने जो सारा मामला समझाया ना मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह गया है, कि जी ऐसे कर ले फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर ले, फिर इसको यूं कन्वर्ट करके यूं कर लेंगे तो फिर ये यूं करेंगे तो ये आपके पैसे बच जाएंगे। तो कहती है आज फाइनेंशियल डील्स की कम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि कोई एक बंदा या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसे नहीं कंप्लीट कर सकता। और ये बात सही लगती है, ठीक है, लेकिन इसमें एक और एस्पेक्ट भी है नोट करने वाला,
जैसे कि एक अभी बंदे का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो इंडियन है, कहीं फॉरेन में काम करता है, तो कहता है कि जी हमारी कंपनी में ना एक बार कोई कंसल्टेंट को हायर कर लिया, बड़ा ही एक्सपेंसिव हमने कंसल्टेंट हायर किया कि इस चीज के ऊपर हमें ना कंसल्टेंसी चाहिए कि इसको इस तरह करें या इस तरह करें, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें ये वाली। तो कहते वो बंदा आया, उसने प्रेजेंटेशन दी, लोग बड़े खुश, वाह जी वाह क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त बातें बताई हैं तुमने। कहते मैंने उसे कहा कि भाई एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको तब तक ओके नहीं कहते, पहले मुझे समझाओ ये क्या कह रहे हो तुम, मुझे समझ नहीं है इस बात की, मुझे सादा सादा तरीके से समझाओ कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है इसके अंदर। वो कहता है वो बंदे ने बड़ा ना नाक मुंह बनाया कि यार ये तुम्हें समझ नहीं आती, तुमने मुझसे ऐसे पूछा है। तो वो उसने जब बताना शुरू किया तो कहते ऐसा ऐसा ना, और लोगों ने भी, अच्छा यार ये बता ना ये क्या था, अरे ये समझाओ ये क्या हो रहा है, ये भी समझाना ये किस तरह हो रहा है। कहते जी वहां किसी बंदे को रूम में किसी बात की समझ नहीं आई थी, सब सिर्फ इसलिए चुप बैठे, कहते जी इसने बहुत अच्छा बताया ताकि ये ना लगे किसी को कि जी मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। सो पीपल डू दैट। तो इस बंदे ने भी हो सकता है इस तरह का कुछ ट्रिक लगाया, लेकिन यू गेट द आइडिया कि ये लंदन में इतने मैसिव अमाउंट की बेट्स लगी हुई थी कि पैसे डूब जाते थे। पैसे किसके होते हैं बैंक के पास, लोगों के पैसे होते हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू, स्कैंडल क्रिएट हो गया कि जी आप इस तरह से इसके ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। अगेन फाइनल वजह क्या थी, पैसे बनाना, ठीक है। अब ये 2008 का जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस था, अब इसके अंदर भी ये इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, VAR, वैल्यू एट रिस्क। ये एक फर्म थी, मुझे इसका नाम भूल रहा है, इसका नाम था इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये एक फर्म थी, उसके इफ आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू इन दिस वे कि हाउ वुड यू पुट इट, if we say के लेट्स से के इसको यूज कर दिया नहीं, this won't work. ये यार इस तरह लें कि एक ऐसी फर्म है जिसकी जो खुद बैंकक्रप्ट हो चुकी है, ठीक है। इसमें जब कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा था ना, उसने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, ठीक है। फॉर्मूला उसने इस तरह से डिजाइन किया था कि जब वो उसने उसको टेस्ट किया था हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर, पास्ट डाटा के ऊपर, तो उसमें से उसने ये कंक्लूजन निकाला था कि 99% ऑफ टाइम्स ये जो वैल्यू है ना, इससे ज्यादा कंपनी को एक दिन में लॉस नहीं हो सकता। और इसका नाम उसने दिया था VAR का, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है ना। कि उसने हिस्टोरिकल पास्ट डाटा के ऊपर चेक किया कि किसी कंपनी को लॉस हो रहा है तो किसी दिन के अंदर इस अमाउंट से ज्यादा जो उसने कैलकुलेट किया उस फॉर्मूला के थ्रू, उससे ज्यादा तो नहीं होता। तो उसके जो एनालिसिस थे उससे ये पता चला कि हाँ ये फॉर्मूला इतना अच्छा है, ये ऐसे वैल्यू निकाल कर देता है आपको कि किसी एक दिन में आपकी कंपनी को इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये बड़ा पॉपुलर हो गया, डिफरेंट फर्म्स ने इसे यूज करना शुरू कर दिया। आज भी सीईओज जो थे वो रेगुलरली डेली सबसे पहले ये पूछते कि आज की हमारी VAR कितनी है, वैल्यू एट रिस्क कितनी है। उसे पता हो कि जी इतने पैसे एट रिस्क हैं, मैंने इसके हिसाब से डिसीजन करना है, इस हिसाब से पैसे अपने पास रिजर्व में रखने हैं, इस हिसाब से मैंने अपने सारे डिसीजंस करने हैं। वो रोज अपनी वैल्यू एट रिस्क पूछते हैं। लेकिन यहां जो एक चीज ने आइडेंटिफाई की इन्होंने कि जी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला नहीं चला। वो कहना अगर वैल्यू एट रिस्क ने दिया था जी कि जी आज की वैल्यू एट रिस्क है $10,000, तो एक्चुअल जो वहां पर लॉस हो जाता था वो $40,000 का हो जाता था। अब परेशानी यार कि कैसे हो सकता है, आज तक तो VAR को ऐसे खराब नहीं आई,
अब अचानक से वीआर काम ही नहीं कर रहा है, कि मतलब ये तो नहीं होता ना कि एक चीज फॉर्मूला है तो वो काम ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल बंद हो गया है या उसका कोई उसके अंदर कोई मसला आ गया। तब जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला कि जो वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला उसने बंदे ने एक्चुअली डेवलप किया था एक फर्म के अंदर, जो मतलब खुद बैंकरप्ट, उस फर्म के अंदर उसने डेवलप किया था, तो उसने ऐसे डाटा के सैंपल के ऊपर उसको चेक किया था, मतलब उससे पिछले कुछ सालों का, 5 10 15 साल होगा ना पिछलों का, उस दौरान कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया था, बुरे हालात नहीं थे, इकोनॉमिक रिसेशन नहीं आया था। तो बुरे हालात के डाटा के ऊपर उसको कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। तो कह रहे हैं कि बुरे हालात में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कम कर रहे होते, तो तब ये वैल्यू एट रिस्क की जो अमाउंट है ये तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा होती है जो पहले आमतौर पर कैलकुलेट होती है उससे, क्योंकि इसका किसी को पता नहीं था, इसको किसी ने अकाउंट फॉर नहीं किया। इस वजह से जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस है तो लोगों की वैल्यू एट रिस्क गलत थी, वो इतना ही नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उस हिसाब से मैनेजमेंट करते थे, नुकसान उससे 4 गुना ज्यादा हो जाता था। इसलिए फिर वैल्यू एट रिस्क का फॉर्मूला तब्दील कर दिया गया, वीएआर का नया फॉर्मूला डिवाइस किया गया है, और बेसिकली अभी यूज होता है, ये इंटरनेशनली फिर से यूज हो रहा है, लेकिन अब रिवाइज फॉर्मूला के साथ, कि क्राइसिस के दौरान अगेन दिस एस्टैब्लिशेस कि क्राइसिस के दौरान लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, एक दूसरे के लिए लेंडिंग बोरोइंग नहीं कर रहे होते, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। लास्टली इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है। तो हाउ डज अ स्वैप, ये डेरिवेटिव की एक टाइप है, चौथी टाइप। 4 टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो ये जो स्वैप्स हैं ये हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, लंदन के अंदर ही ये भी यूज हुए। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप में से किसी ने क्रेडिट कार्ड कभी यूज किया है? ओके ठीक है। वेल जैसे कि किस बैंक के थ्रू? ओके, जैसे मुझे एचबीएल का तो ये एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे कॉल की थी एक बार कि सर जो है ना आपका कार्ड, इसके ऊपर देखें कभी बंदा पेमेंट नहीं कर सकता कार्ड की, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जॉब चली जाती है, ये जो भी रीजन होगा, अगर आप कार्ड की पेमेंट नहीं कर सके ना, हम आपकी इंश्योरेंस कर देंगे कार्ड की, तो आपके कार्ड के अगेंस्ट जब भी कभी आप इस तरह से पेमेंट नहीं कर सकेंगे, हम आपके कार्ड की पेमेंट कर देंगे सारी, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे नहीं चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं सर, ये हम फ्री सारों के फोन के ऊपर एक्टिवेट, सारों के कार्ड के ऊपर एक्टिवेट करें क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, तो अगर आप चाहें तो हम ये अभी फ्री कर देंगे, तो आपको फिर ये 1 महीना आप उसको यूज कर लें। मैंने कहा उसके बाद क्या होगा? वो जी के मतलब इसको ऑन करवाना पड़ेगा महीने के बाद। उसने कहा नहीं नहीं सर, वो ऑन हो जाएगी, महीने के बाद से आपको चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, उसका जो उसकी फीस है इंश्योरेंस की, वो फीस लगनी शुरू हो जाएगी महीने बाद से, और इसको बंद करवाना हो तो आपको हमें कॉल करके बंद कराना। ना भाई, बिल्कुल मत लगाना, मैंने करवाना ही नहीं है, बिकॉज आई न्यू कि ये क्या मॉडल है। ये लंदन में यूज हो चुका है, ये इन्होंने वहीं से उठाया पूरा तरीका, ठीक है। अब वो बैंकर जिसने ये सारा एक्सप्लेन किया ना, वो एक्सप्लेन करता है कि जी हम उस दौर में इतने ग्रीडी हुए हुए थे कि जी ये जो कस्टमर है ना, इसको हम समझते थे ये वॉलेट है, इसमें से जितने पैसे हो सकते हैं निकाल लो। बैंक के नेट प्रॉफिट में ऐड करना है ना, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी जितनी ज्यादा दिखाएंगे उतने ज्यादा बोनसेस, उतने ज्यादा बेनिफिट्स, उतने ज्यादा कमीशन। तो ये हम इसको ना वॉलेट की तरह ट्रीट करते, इसमें जितने पैसे ले सकते हो उस बंदे से ले लो, जितने हम निकलवा सकते थे निकलवा लेते थे। अब बेसिकली क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आपको कॉल सेंटर उनके या कहीं पर कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे भी एक्टिवेट किया जा सकता है, मैसेज के ऊपर किसी भी और तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है। वो कहते हैं वो जो कॉल होती है वो बेसिकली सेल्स कॉल होती है, इसलिए उसको हम करवाते हैं कि जी आप कॉल करवा लें। वो बेसिकली सेल्स कॉल होती है, वो एक्टिवेट करेंगे सर आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया, लेकिन अगर आपको 2 मिनट हो तो हम आपको समझाएं सर ये हमारा एक प्रोडक्ट है साथ ही फाइनेंशियल, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, आप ये भी साथ ही ले लें, जैसे कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सर देखें किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, कोई आपकी जॉब चली जाती है, तो आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करेंगे? तो मसला हो जाएगा ना। तो हम आपको इंश्योरेंस बेच रहे हैं, आप इसको इंश्योर करवा लें कि आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो जाएगा, कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो आपका जितना उधार होगा वो हम पे कर देंगे। ठीक है, देखने में साउंड्स वेरी गुड ना, इसमें क्या नुकसान वाली बात है? और इंटरनेशनल लोगों ने लिया भी इस वजह से, क्यों
कि वहां ज्यादातर प्राइवेट जॉब्स हैं, पता नहीं कब कितनी देर रहती है कितनी देर नहीं रहती है, और फिर यूजुअली वो कार्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, वो बोरो करने के लिए ही कार्ड यूज कर रहे होते हैं, तो उसके कार्ड में अक्सर बैलेंस होगा, उसको पता है कि जी जॉब भी चली गई या वो बीमार भी हो गया, ऊपर से कार्ड की पेमेंट भी करनी है, पैसे आ नहीं रहे, तो कई लोगों ने करवा ली गई। यार ये अच्छा तरीका है कि चलें कार्ड के अगेंस्ट अगर कभी नहीं पेमेंट कर सका तो बैंक पे करके मेरा बैलेंस क्लियर कर देगा। पता ये चला कि 90% ऑफ टाइम्स बैंक ने कहा सर वो जो जिस वजह से आप लेकर आए ना पेमेंट करने को, ये हमारे इस कार्ड के अंदर कवर्ड ही नहीं है, इस इंश्योरेंस के अंदर। उन्होंने डेलिबरेटली ऐसी इंश्योरेंस डिजाइन की थी कि सिर्फ वो 10% केसेस जो रेयरली कभी कभी होते हैं जिस केस के अंदर उनको पेमेंट करनी पड़े वो इंक्लूड हो, बाकी जो नॉर्मली 90% कॉज होता है कि लोग क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर सकते, उन कॉजेस को उन्होंने इस इंश्योरेंस में कवर ही नहीं किया था। लोगों को धोखा देकर वो बेच दी कि जी आपको यूं होगा तो हम दे देंगे, यूं होगा तो दे देंगे, लेकिन जबकि एक्चुअली क्या हो रहा था कि क्योंकि इन्हें पता होता है, इनके पास एक्चुअरीज होते हैं, इनके पास बड़े स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट होते हैं, अभी एक्चुअली बड़ा अच्छा खासा चार्ज करता है इन्हें, तो डिजाइन करने का तरीका ऐसा था कि जो 90% केसेस आएंगे ना वो इन्हीं चीजों के आएंगे, तो इन चीजों को कवर ही ना करो। 10% केसेस आते हैं आमतौर पे इन चीजों के, इनको कवर करते हैं, इनके अगेंस्ट पेमेंट कर देंगे, बाकी तो 90% का प्रॉफिट आएगा ना अपने पास। तो इस तरह से उसको इंश्योर किया था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपको अगर आपने लूटा हमारे जो ब्रिटिश पीपल है उनको, तो अब आप ये पैसे सारे उनको वापस देंगे जितने आपने उनसे लूटे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि कॉल सेंटर बनाए, सबको कॉल करें, खुद जाकर उनको कह के उनके पैसे वापस करें जिससे जितने लूटे हैं। अगर लॉ नहीं तो हम बना लेंगे, आपने ये क्या मजाक पड़ोगे, जिसका जो दिल करेगा जितना मर्जी चार्ज कर ले लोगों से। फाइनली सुबह शाम उन्होंने कॉल्स कर करके लोगों को बताया सर वो आपके कार्ड के ऊपर ना हमने इस चीज के नाम के ऊपर इतने पैसे आपसे लूटे हुए, ये हम आपको वापस कर रहे हैं, आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, ये वाकई दिए गए हैं। और अभी भी आज से 4-5 साल पहले आई थिंक मेरी बात हो रही थी, तो मुझे बंदा बता रहा था कि जी अभी भी लॉयर्स की कॉल आती है हमें, वो कहते हैं कि जी सर आपका ये वाला कार्ड है, इसकी थोड़ी सी मुझे डिटेल दे दें, ये वाले नंबर और ये चीजें, इसके अंदर जरूर बैंक ने आपसे चार्ज किए हुए होंगे पैसे इस तरह की किसी स्कीम के अंदर, तो जितने भी पैसे होंगे बैंक से मैं आपको ले देता हूँ, वो आपको मिल जाएंगे, मेरी फीस बैंक ने देनी है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है, मुझे मेरी फीस मिल जाएगी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ बैंक वालों ने पे करना है। तो वकील बाकायदा कॉल कर करके कह रहे हो नहीं भी मैंने नहीं लिया, वो कहते सर आपको नहीं पता आपने लिया होगा, बैंक वाले बड़े तेज होते हैं, इनको आपको पता ही नहीं चला होगा, आप एक बार सर मुझे कार्ड का नंबर भेजिए, बाकी सब मैंने खुद कर लेना है, मेरी फीस वो दे रहे हैं, आपके पैसे मिल जाएंगे और एवरीथिंग विल बी वेन। तो इस तरह से लोग आज तक वहां पर लॉयर जो है वो कॉल कर करके, आज तक तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन तब तक तो एटलीस्ट अब इस बात को बड़ा अरसा हो चुका था, तब 5-6-7 साल हो चुके थे तब। सो लोगों को कॉल करके सर इस कार्ड के ऊपर ना लिया होगा उन्होंने कुछ, आप बताएं हम आपको पेमेंट लेकर देते हैं इसकी वापस। दिस हैज हैपेंड। सिमिलरली इनका नाम था मेरा ख्याल है पिकीडिली, पिकीडिलीज थी, ये फैमिली थी, 2 हस्बैंड एंड वाइफ थे, रिटायर हो गए थे, इनको डांसिंग का शौक था, उनका यार रिटायर हो गए अपना डांसिंग हॉल एक बनाते हैं जबरदस्त, उनको लोगों को डांसिंग सिखाएंगे, बड़ा शौक था इन्हें। हॉल देखने के लेने गए तो उन्होंने जब होटल मैनेजर से बात की, होटल वाले ने कहा कि यार मैं तो पूरा होटल मालिक जो कहता है यार मैं पूरा होटल बेचना चाहता हूँ, मैं आपको हॉल बेच दूंगा, फिर मेरे होटल बेचना और मुश्किल हो जाएगा, आप एक काम करें ना पूरा हॉल ही खरीद, पूरा होटल ही खरीद लें, मैं तो सारा बेचना चाह रहा हूँ। उनका ठीक है हम बैंक से कर्जा लेते पूरा होटल खरीदते, साइड में होटल भी चलता रहेगा, हॉल भी हमें मिल गया। तो उन्होंने पूरा होटल खरीद लिया बैंक से लोन लेकर। अब वो कहते हैं कि जी हमें ना बैंक वालों की एक दिन कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी हम आपको एक स्कीम है वो समझाना चाहते हैं, अगेन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, बल्कि ये क्रेडिट रेट का इंटरेस्ट रेट स्वैप होगा ये। तो उन्होंने ये स्कीम समझाने के लिए टाइम मांगा, हमने टाइम दे दिया, उन्होंने आके हमें सारी स्कीम समझाई कि देखें जी अगर हमें लगता है कि इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर के अंदर इस तरह से जा सकती है कि इकोनॉमी बैठ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, या इकोनॉमी अच्छी जा रही होगी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, बढ़ के ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं, वहां होता है आमतौर पे 2-3% तकरीबन, ठीक है, ये बढ़ के ना 5-7% हो जाएगा, आप इतना इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, ठीक है, अगर ये बढ़ गया इतना तो आपके लिए तो नुकसान हो जाएगा ना, हम आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप ऑफर कर रहे हैं, मतलब हम आपके फ्लोटिंग रेट को अपने फिक्स रेट के साथ एक्सचेंज कर देंगे। लेट्स सपोज आज आप 3% दे रहे हैं, आप 3% ही देंगे या 3.5% देंगे,
लेकिन आप हमें ये 3.5% हमारे साथ फिक्स हो जाएगा, अब ये चेंज नहीं होगा। अब अगर मार्केट के अंदर 10% हो जाए, 5% हो जाए, 7% हो जाए, आप हमें 3.5 देंगे, बाकी हम अपनी जेब से डालकर पे कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट में कम हो जाता है 3, 2, 1, तो इन दैट केस हम आपसे 3.5% ही चार्ज करेंगे। तो कहते हैं यार हमें ऐसा प्रोडक्ट समझ नहीं आया, बड़ा मुश्किल सा था, हमने कहा यार हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे ठीक है, हम इसके अंदर कोई पंगा नहीं लेते, ठीक है। अब वो कहते हैं जी सुबह शाम मुझे कॉलें आनी शुरू होगी, कभी मेरी वाइफ को आ रही है कॉल, कभी मुझे आ रही कॉल कि सर वो आपने इसके बारे में क्या सोचा, आप ये लेते हैं कि नहीं लेते। तो कहते हैं एक दिन मेरी वाइफ घर आई तो मैंने कहा यार मुझे लगता है मुझसे ना कोई बड़ी गलती हो गई है। वो बैंक वालों की आज भी कॉल आई थी, मैं उन्होंने कहा अच्छा यार चला दो, तुम अब इतना ही हमारे पीछे पड़े हुए हो, ये तुम कर दो हमारे पर। तो मुझे ना डाउट पड़ा, जैसे उन्होंने कॉल के प्रकार कि सर ये कॉल बाइंडिंग होती है, ये आपका एग्रीमेंट हमारे साथ हो गया है। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि मुझसे ना गलती हो, उसने मतलब हो गया तो देखी जाएगी, देखेंगे, ठीक है कोई मसला नहीं। अब हुआ एक इकोनॉमी इस तरह से मूव हुई कि इंटरेस्ट रेट फॉल कर गए बढ़ने की बजाय। अब लोग 0.5%, इतने ज्यादा कम हो गए, 0.5% नेगेटिव तक गए थे उस दौरान। तो अब लोग कम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इनका ज्यादा फिक्स हो गया हुआ, 3, 3.5 जो भी रेट था वो फिक्स हो गया हुआ। वो कहते हैं जी कि हमने सोचा यार हम इतना इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हैं, मार्केट में इंटरेस्ट बहुत कम है। तो इन्होंने उनसे पूछा कि भाई हम ये तुम्हारी स्कीम से निकलना चाहते हैं, हमारी जान बताओ कितने पैसे लेने, हमें स्कीम से बाहर निकालो। उन्होंने कहा सर इस स्कीम के तहत आप जितने पैसे अभी तक हमें दे चुके हैं उसको दोबारा प्रोवाइड कर दें, उतने ही पैसे और दे दें, हम आपको इसमें से निकाल देते हैं। वो कहती है कि जी अब उसकी जो वाइफ थी वो कहती है कि जी अब तो मुझे डर लगता है उनको कॉल करके पूछते हुए भाई अब कितने पैसे देने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि हर महीने के गुजरने का अमाउंट बढ़ती जा रही है कि भाई अब कितने देने पड़ेंगे स्कीम से निकलने के लिए। तो देवर वेरी वर्डेड। तो ये मामला भी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए तो इनको डिस्कशन हुई, तो इसके ऊपर भी डिसीजन हो कि जितने पैसे लूटे वापस किए जाएं। तो जो अमाउंट इनको वापस हुई थी पिकेडिली फैमिली को, इसको मैंने उस दौर में, ये आज के कई साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, जब डॉलर का रेट कुछ 100 के करीब होगा या शायद इससे भी कम होगा, उस दौर में मैंने इसकी अमाउंट कैलकुलेट की थी। अमाउंट बनी थी ऑलमोस्ट 3 या 4 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, जो उनके वापस किए गए थे कि जी ये हमने आपसे ज्यादा ले लिए। और उस दौर के 3-4 करोड़ रुपए वाकई ही ये पेमेंट, मैं बता रहा हूँ, वो कहते हैं कस्टमर हमारे लिए वॉलेट है, हम इनकी जेब से जितने पैसे हो सके निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप, इस तरह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, हर तरीके से पैसे लेने की ग्रीड, आप देखेंगे उसकी बेसिस के ऊपर सारा ये जो सिस्टम है ये चला है। ओके, इसके बाद लेट्स सी